एंड बोली थी कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे मार दिया गया जानबूझ के, मेरा पैसा बहुत लोग के पास है। उसी सजावट में उनकी मम्मी रोती हुई जंगले के पास एकदम आ गई थी। उनका मुंह वो ऑन सडन डर के वहीं पे हो सकी थी, तो पता चला उनका बच्चा जो है पेट में मर गया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार तहे दिल से शुक्रिया जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं। अब इसी तरीके से हमने अपना फेसबुक ओपन कर लिया है, तो आपको उसे भी इतना ही प्यार देना है। तो किसी फेक पेज को फॉलो करना बंद कीजिए। अक्षय वशिष्ठ हॉरर नाम से आप सर्च करेंगे फेसबुक पे, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ये इंसिडेंट वो होते हैं जो आप सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स हमारे साथ शेयर करते हो, अपना वो दुख जिसकी वजह से किसी दूसरे की जान बच सकती है। तो इसी तरीके से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि हर वीडियो में मैं कोई ना कोई ऐसा मैसेज आपको देता हूँ जो लोग हमसे शेयर करते हैं, वहां से कि अवेयरनेस निकल के आ सके। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें निखिल ने भेजा है, जो कि 2022 में उनके गांव में हुआ था। निखिल उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यूपी से, और उनके पूरे गांव को इस एंटिटी ने हॉन्ट कर रखा है। बुरी तरीके से लोग सहमे रहते हैं। 2022 से लेके अभी तक ये चीजें चल रही हैं और इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आया है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं निखिल के बारे में। निखिल ने बताया, अक्षय भाई, स्कूल से ही हम जितने भी लोकल रहने वाले हैं वहाँ पर वो दोस्त हुआ करते थे। आगे बढ़ते ही जैसे सबने 12th पास की, सब धीरे धीरे अलग होने लग गए, लेकिन उसी गांव में रहते थे। इनके गांव का अगर मैं डिस्क्रिप्शन बताऊं तो निखिल और जो इनके दोस्त रहते थे उसके बैक साइड एरिया में एक फॉरेस्ट शुरू होता था जो कि बहुत डेंस था। उसके आगे फिर लोगों के खेत शुरू हो जाते थे। रात जैसे ही स्टार्ट होती थी वो एरिया धीरे धीरे सुनसान होना स्टार्ट हो जाता था। कुछ जगहों पर लाइट्स नहीं अवेलेबल थी, तो जितना ज़्यादा डार्क होता था उतना ही ज़्यादा गांव वालों के लिए वो डरावना बन जाता था। निखिल ने बताया कि उनके घर से थोड़े ही दूर एक पार्क हुआ करता था जहां पर सारे दोस्त क्रिकेट खेला करते थे इवनिंग तक, लेट इवनिंग तक, क्योंकि वहाँ लाइट हुआ करती थी। इन्होंने एक लोकल क्रिकेट टीम भी बनाई थी और वहाँ पर सब मिलकर आपस में खेला करते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ जो दोस्त थे वो धीरे धीरे इतने ज़्यादा अलग होते चले गए। उनमें से इनका एक दोस्त था जिसका नाम था अंश। अब अंश के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अंश जो थे वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे। उनके दादा जो थे वो गवर्नमेंट रिटायर्ड एक ऑफिसर थे, तो उनकी पेंशन आती थी। और गांव में बाकी जो लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं हुआ करती थी, तो अंश की जो दादी थी वो सबको इंटरेस्ट पे पैसा दिया करती थी। मतलब जो अंश के दादाजी की रिटायरमेंट के पैसे आते थे वो उनकी दादी सबको इंटरेस्ट पे दिया करती थी। अंश के जो पापा थे वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल एडिक्टेड थे और उनकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा शरीफ थी। तो निखिल ने बताया, अक्षय भाई, जब हम 10th में थे, तब जब 10th पास होके हम 11वीं में गए, तो अंश की दादी ने एक डिसीजन लिया कि 11th और 12th अंश की किसी अच्छे स्कूल से पास आउट करवानी है। तो अंश की दादी ने उसका एडमिशन एक बाहर अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया, इंग्लिश मीडियम में, और हम लोकल स्कूल में ही पढ़ा करते थे। कुछ टाइम बाद पता चला कि जो अंश था उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पंगे कर दिए थे किसी लड़की को लेके, तो उस स्कूल से अंश को निकाल दिया गया था और वो 11वीं में वापस हमारे साथ लोकल स्कूल में ही आ गया था। सबने उससे बात करी, धीरे धीरे सबने चीज़ों को नॉर्मल लेना शुरू करा। लेकिन जब 2022 में ये लोग 12th पास हो गए, इसके बाद इन्होंने अपनी अपनी राह चुननी स्टार्ट कर दी। हालांकि जॉब किसी की लगी नहीं थी, लेकिन सब अपनी डिस्टेंस एजुकेशन से कंप्लीट कर रहे थे और सब धीरे धीरे जो है अपनी चीज़ों में व्यस्त होने लगे। लेकिन ये जो चस्का था गांव में क्रिकेट खेलने का, ये कहीं से कहीं तक कम नहीं होता था। और ये क्रिकेट एक ऐसा रीज़न था जो निखिल ने मुझे बताया कि भाई शाम को ना सब एक साथ आ जाते थे। ये लोग दोपहर से खेलना शुरू करते और रात रात तक क्रिकेट खेलते, क्योंकि पार्क जो था इनके घर के वहीं था और लाइट वहाँ पर बहुत अच्छी आया करती थी। हालांकि जो फॉरेस्ट एरिया था वहाँ पर लाइट नहीं थी, फिर उसके आगे जो खेत थे वहाँ लाइट नहीं थी, लेकिन अब यहाँ से चीज़ें डार्क होनी स्टार्ट होती है। निखिल ने बताया कि भाई जब हम क्रिकेट खेला करते थे तो अंश कभी कभी खेलने आता था और कभी कभी नहीं आता था। धीरे धीरे क्या हुआ, निखिल और अंश के बीच में दूरियां बढ़ने लगी और अंश जैसे उस नए स्कूल में जब गया था इंग्लिश मीडियम वाले में, वहाँ पर उसने कुछ ऐसे दोस्त बनाए थे जिन्होंने इसे कुछ नशों के बारे में बता दिया था, जैसे ड्रिंक करना, स्मोक करना। लेकिन तब निखिल को इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं था। तो अंश एक दूसरे लड़के के कांटेक्ट में आता है जो कि पहले ये सारे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन वो लड़का बिल्कुल अलग हो गया था। उसका नाम था प्रिंस। जो अंश था वो प्रिंस के कनेक्शन में आ गया था और निखिल सारे बच्चों के साथ रहता था, क्रिकेट खेलता था। मतलब ये मान लीजिए निखिल बहुत लोकल हो गया था और जो अंश और प्रिंस थे इन्होंने अपनी जैसे एक दोस्ती अलग ही बना ली थी। एक शाम जब निखिल अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे तो अंधेरा हो गया था। इन्होंने देखा जंगल की तरफ
अंश और प्रिंस जो है एक बैग लेके आते हैं और 2-3 दोस्त और भी थे और ये जंगल के एक चौतरे में पेड़ के पास जाके बैठते हैं। तो निखिल और उसके दोस्त देख रहे थे दूर से कि ये कर क्या रहे हैं, शायद कोई पार्टी वार्टी कर रहे हो, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हो। तो ये चुपचाप जाके देखते हैं तो पास जाके इनको देखने को मिलता है कि ये दोनों सिगरेट पी रहे थे और उन लड़कों के साथ ड्रिंक कर रहे थे। और ये देखने के बाद निखिल बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि इसने कभी सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र में अंश इन नशों के बीच में गिर जाएगा। और प्रिंस का बैकग्राउंड वैसे भी सबको पता था कि वो इस तरीके की हरकत करता है, लेकिन अंश की फैमिली बहुत अच्छी थी। दादा दादी, मम्मी पापा खैर अल्कोहल एडिक्टेड थे, लेकिन दादा दादी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंश इस तरीके से उन्हें दिखेगा। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद निखिल और उसके दोस्त जो वहाँ क्रिकेट खेलने आए थे वो बहुत दंग हो गए थे। उन्होंने सोचा इस बारे में वो अभी की अभी बात कर रहे, लेकिन फिर कुछ लोग बोले कि अभी इस टाइम ठीक नहीं है। अगले दिन जब सुबह हुई, निखिल ने अंश को फ़ोन करा और अंश को बोला कि भाई तू कल रात को क्या कर रहा था, ये तेरी उम्र नहीं है ये सब चीज़ें करने की। तो अंश ने निखिल को बहुत बुरी तरीके से डांट दिया, ये बोल के ये मेरी ज़िंदगी है और तुझे दखल देने का कोई राइट मैंने दिया नहीं है, तू अपनी ज़िंदगी जी और तू मेरे लेवल का नहीं है, इसलिए मेरे को फ़ोन करना बंद कर दे। तो निखिल को इस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि वो अपने दोस्त का भला चाह रहे थे, लेकिन अभी तो अंश की जैसे शुरुआत हुई थी और आगे जाके ये पैरानॉर्मल की तरफ इस तरीके से पलटा, मैं खुद बहुत ज़्यादा घबरा गया था। हुआ क्या, ये जो इंसिडेंट हुआ था अंश और प्रिंस के ड्रिंक करने का और स्मोक करने का, ये सिर्फ उन लोगों ने नहीं देखा था, निखिल और ने, कुछ और भी लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया था। और छोटा गांव था तो ये बात कितनी ही दबनी थी। एक आदमी अंश के घर जाता है और उसके दादा को सारी चीज़ें बता देता है कि हमने इस हालत में जो है अंश को देखा, वहाँ पर वो प्रिंस के साथ ड्रिंक कर रहा था और भी लड़के थे जो वहाँ पर ड्रिंक और स्मोक कर रहे थे। अंश के जो दादा थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सुन के गुस्सा हो गए, लेकिन जो दादी जी थी अंश की वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी लगभग सारी डिमांड पूरी करने में दादी जी का ही हाथ होता था। कम उम्र में मोबाइल फ़ोन देना या फिर दूसरी अय्याशी के जितने भी पन्ने होते थे वो दादी के खोलने पर ही अंश को मिलते थे। मतलब दादी पूरी तरीके से सपोर्ट करती थी। निखिल ने बताया कि अक्षय भाई 7वीं-8वीं क्लास में दादी जी उसे ना 1000-1500 रुपये देती थी। मतलब निखिल ने बताया कि हमें साल भर में 1000-1500 कहीं से नहीं मिलते थे और जो अंश था उसे दिन के हिसाब से 500-1000-1500 रुपये उसकी दादी देती थी। अब इतना सब कुछ होने के बाद दादाजी ने अंश को अपने सामने बुलाया और सीधा डांटना शुरू कर दिया कि तेरे से यही उम्मीद थी, तू भी अपने बाप जैसा बन जाइयो, बिल्कुल एक पक्का बेवड़ा बन जा और तू भी इस घर को बर्बाद कर दे जैसे तेरा बाप कर रहा है। इस चीज़ को सुन के अंश ने अपनी गर्दन जो है नीचे झुका ली और अपने दादाजी के साथ वो बिल्कुल एग्री हो गया कि दादाजी मैं नहीं जाऊंगा बाहर, ठीक है मैं नहीं करूंगा ये सब कुछ। दादाजी उस टाइम पे इतना गुस्से में आ गए थे, उन्होंने अंश का फ़ोन लिया और दीवार पे देके मारा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। दादी जी बीच में आ गई और उन्होंने बीच बचाव में अंश को कैसे न कैसे बचा लिया। ये सारी खबरें गाँव वालों तक पहुँच रही थी और अंश जो था वो अपने घर में 2-3 दिन के लिए कैद हो गया। 2-3 दिन बाद अंश जो है निखिल को मिला और बहुत नॉर्मल रिएक्ट करने लगा, उससे बात करी और दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। निखिल ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो अंश को कहीं ना कहीं से तो बुद्धि लग गई, मतलब दादाजी ने बहुत अच्छे से समझा दिया। लेकिन बोलते हैं ना कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अभी वो अच्छा दिख रहा था। 3 दिन बाद दोबारा वो प्रिंस के कांटेक्ट में आ गया और दोबारा प्रिंस के कांटेक्ट में आती अंश ने निखिल को साइड कर दिया और फिर दोबारा वही सारी ड्रिंक एंड स्मोक वगैरह स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, जो प्रिंस और अंश थे इनकी दोस्ती बहुत गहरी होने लगी और दादी जी से जो अंश था वो पैसों की डिमांड बढ़ाने लगा, ज़्यादा पैसे मांगने लगा। तो दादी जी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि कहीं अंश कुछ गलत तो नहीं कर रहा दोबारा। तो उन्होंने, जो दादी जी थी, उन्होंने दादाजी को बोला कि आप एक बार पता करवाओ कि कहीं ये फिर दोबारा वही सब कुछ तो नहीं कर रहा है जो ये पहले कर रहा था। दादाजी ने जब पता करवाया तो पता चला कि प्रिंस के साथ मिलके ये फिर दोबारा वही हरकतें कर रहा है। अब प्रिंस जो था वो किसी चीज़ की स्मगलिंग करता था, तो उसके कैरेक्टर को हम साइड में रख देते हैं क्योंकि उससे तो बात करना कोई पसंद ही नहीं करता था, उसकी कंपनी किसी को पसंद ही नहीं थी। बट यहाँ पे बात आती है, ये जो लड़का है अंश, दादाजी ने एक फ़ैसला लिया कि वो दादी जी को इस बारे में नहीं बताएंगे कि इसने दोबारा सब कुछ यही सब करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने अंश को अपने पास बैठाया और बहुत प्यार से समझाया कि देख बेटा, तेरे आगे पूरी ज़िंदगी रखी हुई है, तू ये सब कुछ मत कर। अगर तेरी दादी को पता चलेगा, वो तुझसे इतना प्यार करती हैं, माना कि तेरे पापा इन्हीं सब चीज़ों में बिगड़ते जा रहे हैं, तेरी मम्मी इतनी शरीफ है, और सीरियसली उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा शरीफ थी। दादाजी ने समझाया और निखिल ने बताया कि अक्षय भाई मुश्किल से ना 15-20 मिनट लगे होंगे। अंश ने अपने दादा को ना इतने प्यार से गोली दे दी कि उनके दादाजी ने बिल्कुल प्यार से उन पर भरोसा कर लिया और दादी जी को बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के अंश ने अपनी दादी जी से एक फ़ोन ले लिया नया और दोबारा प्रिंस से मिलना स्टार्ट कर दिया और फिर दोबारा वो चीज़ें इस तरीके से बढ़ने लगी जो
मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक नॉर्मल बंदा इतना भी चालाक हो सकता है कि इतना प्यारा बन के अपनी ही फैमिली को काट देगा। अब हुआ क्या, कुछ टाइम बाद सबको गोली देने के बाद जो अंश था वो प्रिंस के कनेक्शन में आना स्टार्ट हो गया और इन्होंने अलग ही लेवल के नशे करने स्टार्ट कर दिए। गांव वालों ने ऑब्जर्व करा कि जंगल के बीच में उन्हें इंजेक्शंस पड़े मिलते थे, सिरिंज यूज़ करी हुई मिलती थी, मतलब इन्होंने अपने आप को इनटेक करना स्टार्ट कर दिया था उस लेवल तक। कुछ टाइम बाद जब घर में ये सब कुछ पता नहीं था, घर में एक फंक्शन आया जहाँ पर रिलेटिव के जाना था सारे फैमिली मेम्बर्स को, तो अंश से पूछा गया, उनके दादा दादी और मम्मी पापा ने पूछा कि हम जा रहे हैं, तेरे को चलना है। तो अंश ने बड़ी ही खूबसूरती से जो झूठ बोला कि मेरे पेपर आने वाले हैं, मुझे पढ़ना है, तो आप लोग जाओ, 1-2 दिन की तो बात है, मैं घर पे रह लूँगा। तो दादी जी ने बड़े प्यार से पैसे निकाले और अंश को दिए कि बेटा खर्चा देख लियो अपना, और कोई दिक्कत हो तो देख लियो, आगे पीछे से ले लियो, जिनसे हमें इंटरेस्ट लेना है तू मेरे को बता दियो, हम बाद में बराबर कर लेंगे। बड़े ही प्यार से अंश ने वहाँ पर भी गोली दे दी। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये लोग इंटरेस्ट पे पैसा देते थे तो कलेक्शन कभी कभार अंश कर लिया करता था, तो दादी ने वही उसे बोला था कि ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस शाम ये सारे के सारे रिलेटिव से गए थे, उसी शाम प्रिंस इसके घर पे आता है और बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे दूसरे गाँव में मेरे दोस्त के यहाँ पे पार्टी है, हमारे गाँव से बहुत सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन प्रिंस ने इसे बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, और वहाँ पर हमें यार थोड़ी बहुत तो हवाबाजी करनी पड़ेगी, ड्रिंक वगैरह करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आएंगी, तो देख ले अगर तेरे से हो पाए अंश, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। और अंश ने इस चीज़ को जैसे अपने दिल पे ले लिया। अंश ने क्या करा, अपनी दादी के संदूक में से 50,000 रुपये निकाल लिए। जो इंटरेस्ट से पैसे आते थे, जो रिटायरमेंट के पैसे रखे थे, उसमें और भी पैसे थे, लेकिन अंश ने क्या करा, 50,000 रुपये निकाल लिए। इन्होंने वहाँ पर जाके जो धमाल मचाया, जो ड्रिंक्स पी, जो डांस करा, बाइक से वापस आ रहा था, नशे में था, बुरी तरीके से गिर गया। तो जो प्रिंस था उसने, उसके दोस्तों ने इसे उठाया, इसे नई शर्ट पहनाई, इसे नहलाया और घर पे भेजा। घर पे भेजने के बाद 2 दिन बाद जो थी दादी जी और पूरा परिवार वापस आता है, तो कुछ लोग आए थे इंटरेस्ट पे पैसे लेने के लिए। तो दादी जी जाती है और संदूक में अपने देखती है, तो उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे कुछ पैसे कम है यहाँ पर। उस टाइम तो वो कुछ भी नहीं बोलती, वो इंटरेस्ट पे पैसे दे देती है, लेकिन जब वो बाद में वापस आती है और संदूक में पैसे देखती है तो 50,000 रुपये कम थे। दादी जी थोड़ा सा वहाँ पे घबरा जाती है कि ये पैसे गए कहाँ। वो दादाजी को आके बोलती हैं कि ऐसे ऐसे संदूक में 50,000 रुपये कम है, मुझे लग रहा है कि शायद घर में से किसी ने चोरी तो नहीं कर लिए। तो दादाजी का शक सीधा अंश की तरफ जाता है और वो अंश को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा तूने पैसे लिए हैं। तो पहले तो अंश मना कर देते हैं कि नहीं, मैंने बिल्कुल पैसे नहीं लिए, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। उसके बाद जब दादाजी थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ा धमकाते, उसे बोलते हैं कि सच सच बता दे वरना आगे से तुझे चवन्नी नहीं मिलेगी अगर पता चला तो अंश एकदम से एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसने 50,000 रुपये लिए थे, उसके किसी दोस्त को और उसकी फैमिली को ज़रूरत थी तो इंटरेस्ट पे दिए। इन्होंने बेझिझक उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया, बोल दिया कि बता के दे दिया कर। अब ये जो लड़का था ना अंश, ये इस फैमिली का इकलौता था, तो इस पर पैसे ऐसे लुटाए जाते थे कि जैसे अगर इसे नहीं दिए जाएंगे तो कहाँ दिए जाएंगे। इन चीज़ों में अंश इतना ज़्यादा बिगड़ गया था कि अंश को खुद नहीं पता था कि उसकी लापरवाही किस तरीके से किसी की जान पर आ सकती है। अगले ही दिन एक आदमी गांव से आता है और उनके दादा दादी को बोलते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले जब आप यहाँ नहीं थे तो दूसरे गांव में पार्टी थी और अंश ने वहाँ पर बहुत पैसा उड़ाया, बहुत ज़्यादा। दादा दादी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन फिर भी वो अंश पर भरोसा करते थे। उन्होंने बोला कि अगर आपके पास प्रूफ है तो कोई प्रूफ दो कि हमारे लड़के ने कुछ ऐसा करा है। तो उस आदमी ने बोला कि एक काम करता हूँ, शाम को मैं 2 आदमियों को अपने साथ लेके आऊँगा जिन्होंने अंश, प्रिंस और उनके दोस्तों को खूब पीते खाते देखा है। जो अंश था वो घर में था, तो दादी उसके पास जाती है, बड़े प्यार से बोलती है कि बेटा तूने वो पैसे पक्का इंटरेस्ट पे दिए ना, तूने उनका कुछ गलत उपयोग तो नहीं किया। तो अंश बड़े ही प्यार से बोलता है नहीं दादी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दादी बोलती है कि मेरे सर पे हाथ रख के एक बार कसम खा ले तू। अंश को 2 सेकंड लगते हैं इतना बड़ा झूठ बोलने में कि मैंने वो पैसे इंटरेस्ट पे दिए थे। दादी बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी कि अब तो कोई कुछ प्रूफ भी लेके आ जाए मैं क्या ही मान लूँगी। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था जो शाम को आदमी आने वाले थे वो अपने साथ कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेके आने वाले थे, जिसमें अंश वहाँ पर ड्रिंक कर रहा था, स्मोक कर रहा था और बुरी तरीके से नशे में था। दादी ने जब वो फ़ोटो देखी उनको उसी टाइम अटैक आ गया। अटैक आने के बाद उनको फटाफट से हॉस्पिटल ले जाया गया। जो अंश था उस टाइम तक वो बाहर जा चुका था, उसे मालूम ही नहीं था कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दादी को हॉस्पिटल ले जाया गया, 1-2 घंटे में वहाँ पे एडमिट रही और घर में वापस लेके आया गया। अंश वापस आता है, अंश को पता चलता है कि दादी के साथ कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ फ़र्क पड़ता था तो ये था कि उसे टाइम पर पैसा मिलना चाहिए और उसे नशे मिलने चाहिए। और उसका जो दोस्त प्रिंस था
उसका सपोर्ट मिलना चाहिए। चीज़ें बद से बदतर होने लगी और रात आते आते दादी जी की जो तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि अंश मेरी झूठी कसम कैसे खा सकता है। हमने कभी उसे ये चीज़ सिखाई नहीं, उसने ये चीज़ कैसे कर दी। और दादी को बहुत बुरा सदमा लग चुका था। दादाजी मम्मी पापा डॉक्टर के साथ बात कर रहे थे बाहर फ़ोन पे, तब अचानक से जब वो वापस जाके देखते तो देखते कि दादी बुरी तरीके से ब्लड में पड़ी हुई है, क्योंकि उनको ब्लड वॉमिट हुई थी और वो अपने प्राण त्याग चुकी हैं अभी तक। इस चीज़ को देखने के बाद पूरा घर सदमे में आ गया था, लेकिन एक इंसान जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था वो था अंश। अंश वहाँ पर पत्थर की तरह खड़ा होकर देख रहा था कि अच्छा हो गया, चलो कभी तो होना ही था। सब इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे कि दादी के साथ जो घटना हुई थी ये किसी ने सोची नहीं थी। दादाजी ने गांव वालों को बुलाया और गांव वालों से बात करी कि हमें ऐसे ऐसे अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। गांव वालों ने ऊपर देखा तो ऊपर काले बादल आ चुके थे। गांव वालों ने बोला कि भाई साहब ये सही टाइम नहीं है, लेकिन दादाजी ने बोला नहीं, मैं अपने सामने ऐसे लेटा हुआ नहीं देख सकता, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसों का दबदबा था, गांव वालों ने पैसे ले रखे थे और इंटरेस्ट पे पैसे देने थे, तो उन्हें इस चीज़ को मानना ही था, क्योंकि इस परिवार की एक खासियत थी कि अगर कोई टाइम पे इंटरेस्ट नहीं दे पाता था तो ये सामान उसका अपने पास रख लेते थे, जिसकी वजह से बहुत हाई लगती थी। और पूरे गांव वालों का मानना था कि ये जो औरत गई है, मतलब जो दादी जी गई है, ये किसी हाय से ही गई है। इन्हें नहीं पता था कि ये सारा अंश का करा हुआ है। दादाजी के बोलने पर दादी जी को उठाया और लास्ट राइड्स के लिए ले जाना शुरू करा, तो वहाँ पर बहुत तेज बारिश आ गई। ले जाने से पहले इनके यहाँ पर एक प्रथा थी कि जो औरत शादी के टाइम पे जैसी आई थी उसे वैसे ही विदा करा जाएगा। तो जल्दीबाजी में औरतों ने क्या करा, जल्दीबाजी में लिपस्टिक लगाई, वो यहाँ ना लगा के ठोड़ी पे लगा दी, और जो काजल लगानी थी वो इधर उधर लगा दी। दिख रहा था कि चीज़ें कितनी जल्दी में निपटाई जा रही थी। फटाफट से दादी जी को उठाया गया, एक ट्रॉली में लिटाया गया और जो टेम्पो होता है वो चला दिया गया। ऊपर से वो ओपन था। अचानक से बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और निखिल ने बताया कि अक्षय भाई, जब मैंने लास्ट टाइम दादी जी को जाते देखा था तो जो दादी जी थी वो पानी में तैर रही थी, मतलब ऐसे फ्लोट कर रही थी, इतना टेम्पो में पानी भर गया था। लेकिन फिर भी सबकी जिद थी कि आज की आज ही अंतिम क्रिया कर दी जाए। जब उन्हें शमशान तक ले जाया गया तो देखा वहाँ पर कि वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। तो शमशान से अलग एक जगह थी जो थोड़ी सी हाइट पे बनी हुई थी, वहाँ पर ले जाने के बाद दादी जी को रखा गया और उन्हें जब लास्ट राइट्स के लिए आग दी गई तो वो आग लगी ही नहीं, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ वहाँ पर हो रही थी। तो उन्होंने वहाँ पर जितना भी सामान था, लकड़ी के अलावा कुछ टायर्स पड़े थे गले हुए, कुछ कागज़ पन्नियाँ, सब कुछ लगा के ज़बरदस्ती जो है आग दी गई और रात के 12 बजे 10 बजे तक आग संपूर्ण तरीके से वहाँ पर हो गई। इसके बाद क्या हुआ, अंश को पैसे मिलने बंद हो गए, रिस्ट्रिक्शंस लग गई और उसकी और प्रिंस की बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। निखिल खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था कि पूरे गांव में हो क्या रहा है, लेकिन निखिल ने मुझे बताया कि अक्षय भाई इसके बाद ना चीज़ें टर्न हो गई बुरी तरीके से। निखिल ने बताया कि रात होते ही लोग जब जंगल के पास से आते तो उन्हें एक औरत के रोने की आवाज़ आती। जब कोई सुनने की कोशिश करता तो वो औरत वहाँ पर एक ही बात बोल रही होती थी कि मुझे नहीं जाना था, मेरा पोता बिगड़ रहा है, मैंने पूरे गांव को पैसे दे रखे हैं, इस हालात में मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। और वो जो रोने की आवाज़ होती थी वो उस इंसान को इतनी ज़ोर से सुनाई देती थी जैसे कोई बहुत ज़्यादा बुखार या बीमार में और उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो आवाज़ एको हो रही है। वो इंसान सुनता और वहाँ से भाग के आ जाता और पूरे गाँव में ये चीज़ पता चल चुकी थी कि वो जो दादी है वो अभी गई नहीं है, वो वहीं पर है। मुझे निखिल ने इस इंसिडेंट को इस तरीके से बताया कि अक्षय भाई 13वीं तो हर किसी के घर में होती है। 10वें दिन अंश की जो फैमिली थी, दादाजी ने सोचा था कि हम नारायण बलि की पूजा करवाएंगे। अब मैं नारायण बलि पूजा के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर किसी की अकाल मृत्यु होती है तो नारायण बलि पूजा करवाई जाती है, जो कि विष्णु जी की पूजा होती है। और कहा जाता है कि इस पूजा के बाद आत्मा को सीधा स्वर्ग लोक या फिर उसके लोक में पहुँचा दिया जाता है, वो भटकती नहीं है। तो 10वें दिन प्लान करा गया था कि जो गुरुजी आएंगे, पंडित जी आएंगे, वो नारायण बलि की पूजा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो गुरुजी नहीं आ पाए, जिसकी वजह से वो जो आत्मा थी वो और भी ज़्यादा रुष्ट हो गई थी। 11वें 12वें दिन उनके घर में जो खाने का भोग बन रहा था, जितने भी लोग घर में आए थे वो बना रहे थे। तो कुछ औरतें थी जो किचन में थी। किस्मत से एक औरत किचन में अकेली रह गई और वो जब खाना बना रही थी, सब नीचे जो थे बातचीत कर रहे थे। तो उस औरत ने देखा शाम के टाइम पे अचानक से जिस हालत में दादी को मेकअप करा गया था, उसी हालत में दादी उनके सामने आके खड़ी हो गई और अचानक से बोली कि मुझे नहीं जाना, मुझे वापस लेके आ जाओ। वो जो औरत किचन में खड़ी थी वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई, इतनी ज़ोर से चिल्लाई और वहाँ पर बेहोश हो गई। वो औरत इतनी बुरी तरीके से चिल्लाई, इतनी बुरी तरीके से चिल्लाई कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। अब ये इंसिडेंट रुके नहीं, क्योंकि जब भी कोई सुबह के टाइम पर टहलने जाता और जब वो वापस आ रहा होता जंगल वाले रास्ते से,
मियाँ बीवी कोई जा रहे होते या फिर कोई आदमी जा रहा होता, औरत फ्रेश होने के लिए सुबह जाती तो रोने की आवाज़ बहुत क्लियर आ रही थी, जहाँ पर रोते हुए एक ही चीज़ सुनाई देती कि मेरा पोता बिगड़ रहा है, मेरे पैसे पूरे गांव में लगे हुए हैं, मुझे ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये इंसिडेंट 2022 में हुआ था, लेकिन बढ़ते बढ़ते 23-24 तक आ गया, जहाँ पर चीज़ें और बुरी तरीके से बढ़ने लगी। निखिल ने बताया कि जिस घर में ये इंसिडेंट हुआ था अंश तो उस दिन से, जिस दिन से उसकी दादी की डेथ हुई थी, उसे वहाँ से फ़रार कर दिया था, मतलब भगा दिया था, क्योंकि अंश जो था उसको प्रिंस की चंगुल से आज़ाद करना था, प्रिंस से उसे दूर रखना था। तो उसे किसी रिलेटिव के भेज दिया था और उसके पापा को तो होश ही नहीं रहता था। मम्मी डरी डरी रहती थी और दादा को साफ साफ चीज़ें दिखती थी कि क्या हो रहा है। जिस घर में ये लोग रहते थे उसके घर के सामने एक औरत और उनकी सासू माँ रहती थी। बच्चे जो थे बाहर कहीं जॉब करते थे, तो सासू माँ रात को बाहर किसी काम से गई थी। रात के 10-11 बजे की बात है, जब वो औरत खाना बना रही थी और गाना उसने लगा रखा था, तो बहुत तेज़ खटखटाने की आवाज़ आई, जैसे दरवाजे पे कोई है। वो औरत पहले तो ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि गाना चल रहा था। बाद में ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई, तो वो जब औरत गई, उन्हें लगा कि उनकी सासू माँ आ गई है। उन्होंने गेट खोले तो देखा सामने वही दादी बैठी हुई है, जिनका पूरा मेकअप पूरे चेहरे पे फैला हुआ है, और वो यही चीज़ बोल रही है कि मेरे पैसे लौटा दो, मुझे ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। वो औरत भी वहाँ पर बेहोश हो गई। इसके बाद क्या हुआ, निखिल ने बताया कि उन्हीं के रिलेटिव में एक लड़का था जिसकी उसकी फैमिली से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, और वो गुस्सा होके जंगल की तरफ गया था। घर वालों को लगा कि वो लड़के गया है, इसलिए थोड़ा सा वो दूर हो गया। उस रात वो घर पे नहीं आया। 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, 1 हफ्ते बाद तक उसका कोई अता पता नहीं था। तो सबको लगा कि शायद वो कहीं शहर में नौकरी करने चला गया, क्योंकि लड़ाई पैसों को लेके हुई थी कि पैसे नहीं मिलते थे उसे। लेकिन 1 हफ्ते बाद खेत में कोई पानी देने गया था, तो उसे एक बॉडी मिलती है। बॉडी की हालत ऐसी थी कि शायद बहुत बुरी हालत थी, मैं बता भी नहीं पाऊँगा। कमर पे लिखा हुआ था कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। गांव वालों के अंदर अजीब ही डर बैठ गया था। और ये इंसिडेंट सिर्फ बड़ों के साथ नहीं हो रहे थे, जैसे बच्चे बॉल के साथ खेला करते थे। तो एक औरत थी जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ कि उसका पोता बॉल के साथ खेल रहा था, 12-13 साल का था। तो वो अचानक से जो उसकी दादी जी थी वो आवाज़ लगाती कि तू कहाँ गया। तो वो पोता आता है वापस, तो बोलते कि दादी वहाँ पर ना एक दादी जी थी, वो मुझे ना अपने पास बुला रही थी, आपने मुझे आवाज़ मार दी तो मैं आ गया, मैं उनके साथ खेलने जाने वाला था। तो वो जो दादी जी थी वो खुद भी बहुत डर गई, और गांव में अलग अलग पंडितों को बुलाया गया, अलग अलग तांत्रिक को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता था। और निखिल ने बताया कि भाई 2024 आ गया, अभी तक भी ये चीज़ें बिल्कुल भी उस गांव से ख़त्म नहीं हुई है। तो गांव वालों ने एक सॉल्यूशन निकाल लिया कि वो रात को बाहर ही नहीं निकलेंगे, और अपने पूरे गांव में सबको समझा दिया कि अगर आपको कहीं से रोने की आवाज़ आती है तो भाई उस जगह से इधर उधर हो जाना। तो देखो, अब यहाँ से जो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन मिलता है कि भाई अपने घर वालों की थोड़ी सी परवाह कर लो। नहीं होंगे उस दिन पता चल जाएगा कि आपको ज़िंदगी में ना कोई नहीं पूछने वाला, खासकर आपके रिश्तेदार सबसे पहले लात मारेंगे। इसलिए थोड़ा सा पूछ लो, उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लो। अगर नहीं करोगे ना, बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा। बाकी भाई इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से देते रहिए। हमारा जो फेसबुक आ गया है, अगर कोई फालतू अक्षय वशिष्ठ हॉरर के अलावा कोई पेज दिखता है तो भाई खुला रिपोर्ट कर देना उसे, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हमारे नाम के होते हैं। पॉडकास्ट हमारा जो नया स्टार्ट हुआ है, अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप पे आप रिकॉर्डिंग भेजना और आप मेंशन कर देना कि अक्षय भाई मुझे पॉडकास्ट में आके पूरा रियल इंसिडेंट बताना है। हमारी टीम एक बार गो थ्रू करेगी, उसके बाद आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपको पॉडकास्ट में बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा पॉडकास्ट सेंटर है। अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो स्क्रीन पे दिया नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपना पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। न्यू व्यूअर्स से जो हमारे चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर ये अवेयरनेस वीडियोज़ जो हम बनाते हैं पैरानॉर्मल से रिलेटेड, अगर आपको अच्छी लगी हो कि आपके काम की है, तो अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने रिलेटिव्स को शेयर करना, कलीग कजन्स को भेजना, ताकि वो भी जो है इस चीज़ को देखे कि अभी दीन दुनिया में क्या चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है। तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। हम अपना नया चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, सारी तैयारी हो चुकी है, बस अब आपको सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी दिन मैं लिंक दे दूंगा, बता दूंगा। और एट द एंड नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। उसकी दादी ने बोला कि मेरे माथे पे रख के कसम खाओ कि तुमने कुछ नहीं किया है और ये झूठ है, मुझे बताओ। फिर उसने झूठा कसम खा लिया, उनकी सर पे हाथ रख के। फिर उनकी दादी ने बोला हाँ कसम खा रहा है तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, कोई बात नहीं।